आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये व्याख्यानमाला जैसा आप जानते हैं हम लोग मेरे पिता डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की स्मृति में आरंभ कर रहे हैं। डॉक्टर वैदिक का जन्म 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में हुआ था और उनका देहांत दिल्ली में 14 मार्च 2023 को हुआ। उसके बाद उनके मृत्यु के बाद उनके दोस्तों ने सुझाया कि क्यों ना उनके नाम में या उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला हम शुरू करें। तो हमें भी विचार अच्छा लगा और मैं खुद भी अ, पढ़ाती लिखाती हूँ, प्राध्यापिका हूँ, तो मुझे लगा यही सबसे बढ़िया रहेगा। तो आज हम उनके जन्मदिन पे ये शुरू कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और मुझे पुण्यतिथि पे ये करना थोड़ा वो लगा कि आज का दिन अच्छा है तो आज से शुरू कर रहे हैं हम इसका शुभारंभ। तो आज एक और दिन है। आज मैं 10 साल हो गए मुझे भारत वापस आए। पहले मैं अमेरिका में पढ़ाती थी, तो हम सपरिवार भारत वापस आए। ये सोच कर के दादा-दादी और नाना-नानी का सानिध्य मिलेगा हमारे बच्चों को, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने माता-पिता को मुखाग्नि भी दूँगी इन 10 सालों में। तो उन दोनों के ना होने का जो एक एक सत्य है, उसको मैं रोज़मर्रा झुठला कर जीती हूँ। लेकिन उसको झुठला के घूमती रहती हूँ, लेकिन ऐसे अवसरों पर सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने खड़े होकर इस सत्य के साथ मुझे जूझना पड़ता है। सो टू स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट देम एंड टू डू दिस इवेंट एक्चुअली रिक्वायर्स मी टू एक्नॉलेज दैट दे आर नॉट देयर, and this is something I can go about without acknowledging on a day-to-day basis. So it's a happy occasion, but it's also hard. तो यहाँ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी आए हुए हैं। इनकी लिखी हुई एक कविता है, मैं वो पढ़ देती हूँ क्योंकि उस कविता में मेरे सारे मनोभाव और इस माला को शुरू करने का जो मर्म है वो लक्षित है। तो आपकी आज्ञा हो सर तो मैं पढ़ दूँ, और अगर थोड़ा इसमें एक जगह मैंने थोड़ा-सा चेंज करा है, तो वो आप नाराज़ ना होइएगा उसके लिए। क्योंकि मेरे पिता कविता नहीं करते थे, लेख लिखते थे तो कविता का शीर्षक है वसीयत, और मुझे लगता है कि वही मैं आत्मसात करती हूँ। ये अग्रवाल जी ने मेरे लिए लिखी, हुँ, मेरे पिताजी के हवाले से। तो कविता है, छूट गई जो अधूरी मुलाकातें तुम्हें देता हूँ। छूट गईं जो अधूरी मुलाकातें तुम्हें देता हूँ, हो न सकी जो बातें तुम्हें देता हूँ। हो न सकी जो बातें तुम्हें देता हूँ, जो कविताएँ या उसको मैं कहूँगी लेख ना लिख पाया तुम्हें देता हूँ। जो किताबें पढ़ ना पाया तुम्हें देता हूँ। जो किताबें पढ़ ना पाया तुम्हें देता हूँ, मर कर भी न मरने की यह वासना, मर कर भी न मरने की ये वासना, स्मृति की बैसाखियों पर जीने की ये लालसा, तुम्हारी कल्पनाओं यादों के आकाश में तारे की तरह टिमटिमाने की यह कामना, ये भी तुम्हें देता हूँ। जहाँ से शुरू होती है आगे की यात्रा, वहाँ से साथ रहना है सिर्फ जो किया या अनकिया। सबका सब पीछे छोड़ कभी वापस ना आने का वादा तुम्हें देता हूँ, कभी वापस ना आने का वादा तुम्हें देता हूँ। तो आज के दौर में जहाँ अध्यापन और अध्यापक दोनों पर प्रहार हो रहा है और जहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन राजनीतिक हल्ले से बचने के लिए तुरंत घुटने टेक देता है, वहीं प्रोफेसर मेहता ने हमारे कुलपति के रूप में अशोका यूनिवर्सिटी में, वो मैं भी वहीं पढ़ाती हूँ, ये वहाँ के कुलपति थे, उसके रूप में विशेष भूमिका निभाई। जो साहस इनके लेखन में दिखता है, उसी साहस से वे हमारे साथ सतत सारे प्राध्यापकों के साथ ढाल बनकर खड़े रहे थे। तो प्रताप, मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। एक कुलपति, एक सहकर्मी के रूप में, और आपने हमारा हमेशा साथ दिया, और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए और हिंदी में अपना व्याख्यान करने के लिए। अब इनके वक्तव्य का विषय है संस्कृति के 4 संकट। आप में से जो हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं वो जानते हैं कि दिनकर का लिखा हुआ हिंदी के 4 अध्याय पर ये तो अभी इसके बारे में ये बोलेंगे, मैं नहीं। तो अब हालांकि प्रोफेसर मेहता को सभी जानते हैं, पर तब भी मैं इनका एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ, और इन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि संक्षेप में मैं इनका परिचय दूँ।
तो प्रोफेसर मेहता सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में आजकल सीनियर फेलो हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। वे अशोका यूनिवर्सिटी के कुलपति, नीति अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ज्ञान आयोग के संयोजक और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इन्हें मैल्कम अधिशेष्य पुरस्कार और इन्फोसिस पुरस्कार जैसे विशेष पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो अब मैं आपका और समय नहीं लेती हूँ। प्रोफेसर मेहता, जो काम शुरुआत में यही बात कहनी पड़ेगी कि काश ऐसे मौके की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक बहुत जल्दी चले गए और उनका सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे एक अनूठा रिश्ता था। ऐसी कोई आत्मीयता की जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो हमारे हर फंक्शन और ज़्यादातर सेमिनारों में आते थे और कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी या सवाल ज़रूर करते थे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो एक तरह से उनसे जो सीखने का मौका मिला वही रिश्ता है, और वो उसी रिश्ते की खातिर अपर्णा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत आभारी हूँ वेद प्रताप वैदिक जी के परिवार का और ख़ासकर डॉक्टर अपर्णा वैदिक का। एक तरह से इनके रूप में जो विरासत छोड़ी है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने, डॉक्टर अपर्णा वैदिक, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अभी के जो इतिहासकारों में हैं उनमें से सबसे अग्रणी हैं, सबसे विविध तरह का काम किया है और सबसे प्रभावशाली काम किया है। तो उनका ये मेरे को निमंत्रण देना बहुत मायने रखता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करने में संकोच भी था। हिंदी जगत में बोलने का मैं अधिकार नहीं रखता हूँ कोई किसी भी रूप से, ना भाषा के पकड़ के रूप से, ना कोई काम के रूप से। लेकिन डॉक्टर अपर्णा वैदिक जैसे, डॉक्टर पूर्वानंद जैसे स्कॉलर्स हैं जो प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो आपको ये कुछ सहना पड़ेगा अगले 40 मिनट 50 मिनट। मैंने ये विषय क्यों चुना? संस्कृति के 4 संकट। डॉक्टर अपर्णा वैदिक ने ठीक कहा कि ये जो टाइटल है ये रामधारी सिंह दिनकर की जो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उस पर आधारित है। और मैं इस व्याख्यान की शुरुआत 2 छोटे दृष्टांतों के साथ करना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की कविता में काफ़ी रुचि थी और कवियों से उनका काफ़ी संपर्क और वार्तालाप रहा। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। और मैं संस्कृति के 4 संकट के बारे में जो व्याख्यान करूँगा उसको फ्रेम करने के लिए, एक तरह से उसका संदर्भ बांधने के लिए जवाहरलाल नेहरू की दो कवियों के साथ, 2 कवियों पे टिप्पणी कह लीजिए, से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो पहला जो दृष्टांत है वो जो उन्होंने प्रस्तावना लिखी थी, फॉरवर्ड लिखा था दिनकर की किताब संस्कृति के 4 अध्याय। अगर आपने नहीं पढ़ा है, खासकर जो यहाँ छात्र लोग बैठे हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा। 5-7 पेज हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा संजीदगी और इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप समाहित है, आपको 50-500 पन्नों में भी नहीं मिलेगी। सब जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय एक तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत पर एक तरह का मेडिटेशन था, एक तरह का मनन था। और उन्होंने इस विरासत को 4 अलग अलग संदर्भों में देखने की कोशिश करी। हिंदुत्व के हिसाब से, हिंदुत्व के विरोध के हिसाब से, इस्लाम और भारतीय संस्कृति के रिश्ते के हिसाब से, और फिर यूरोपीय और भारतीय संस्कृति के रिश्ते के हिसाब से। दिनकर की यह पुस्तक जब पुनरीक्षित संस्करण में वापस प्रकाशित हुई तो उन्होंने इस संस्करण में
इसकी भी व्याख्या की कि आधुनिकता के संदर्भ में इस विरासत के सामने, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, इसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ प्रस्तुत होंगी। और उन्होंने ये एक तरह से संदेशा देने की कोशिश करी थी कि इन चुनौतियों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति को बड़ी सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक एक आधुनिकता की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन आज की व्याख्या का विषय दिनकर नहीं है। मैं जो शुरुआत करना चाहता हूँ वो जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य से, जो इन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा, और वो वाक्य ये था कि भारत में बसने वाली कोई भी जाति ये दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों का एकाधिकार उसके पास है। उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान रहा है, और अगर हम इस बुनियादी सत्य को नहीं मानेंगे तो हम भारत को नहीं समझ पाएंगे। सो ये पहला संदर्भ, इसको जरा मार्क करके रख लीजिएगा एक तरह से, जवाहरलाल नेहरू और दिनकर। दूसरा जो संदर्भ है, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद इकबाल का पत्राचार। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मोहम्मद इकबाल और नेहरू की, जवाहरलाल जी के बीच अहमदिया प्रश्न को लेकर बहुत गहन पत्राचार चला था, जिसमें इकबाल ने लंबे लेख भी लिखे थे। हालांकि अहमदिया समुदाय बहुत छोटा समुदाय था, लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि अहमदिया प्रश्न हिंदू मुस्लिम प्रश्न से भी ज्यादा पाकिस्तान के वैचारिक संकट की जड़ में बसा हुआ है। मूल मुद्दा जो पत्राचार में था नेहरू और इकबाल के बीच, वो ये था, इकबाल के लिए पैगंबर की अंतिमता, फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, मुस्लिम पहचान की परिभाषित विशेषता थी। कोई भी व्यक्ति या संप्रदाय जो इस पैगंबरी की अंतिमता को नकारता है, वो मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता है। नेहरू ने इस जटिल प्रश्न में बड़ी रुचि दिखाई, और मैं यहाँ इस वाक्य का, इस पत्राचार का पूरा विवरण नहीं करूँगा। इस संवाद के दौरान नेहरू ने सेक्युलरिज्म पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी, लेकिन इस पत्राचार में एक वाक्य है, जब मैंने ये वाक्य पहली बार पढ़ा तो एकदम चौंक गया था, एकदम जैसे कुर्सी से गिरने की स्थिति हो गई थी। और वो वाक्य ये था, ऐसा क्यों है कि जब भी तथाकथित संस्कृति के मुद्दे सामने लाए जाते हैं तो राजनीतिक प्रतिक्रियावादी उनमें नेतृत्व करते हैं। इंग्लिश में, whenever cultural matters, सांस्कृतिक things relating to the संस्कृति are brought to the forefront, especially in politics, it is always reactionaries who take the lead. सोचिए, बड़ा गहन सवाल है ये। और ये नेहरू के, आप कोई भी राइटिंग देख लीजिए, एक तरह से उनको हमेशा ये भय लगा रखा था कि अगर सांस्कृतिक विषयों को राजनीति में लाया जाएगा तो वो हमेशा प्रतिक्रियावादी रूप लेंगे। और आज जो मैं थोड़ा सा चिंतन आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूं, वो इस सवाल का जवाब कि नेहरू ने ऐसा क्यों सोचा। क्या गहन सत्य वो जानते थे कि संस्कृति का राजनीतिकरण एक तरह से कहीं भी उसके मोटिव्स कुछ भी हो, कहीं से भी उत्पन्न हो, वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियावादी रूप ले ही देता है, रिएक्शनरी हो ही जाता है। इसकी मैं थोड़ी कुछ व्याख्या करूंगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक बार वापस नेहरू का जो दिनकर वाला कोट है, जो उस पे एक दो विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। नेहरू ने जो दिनकर के बारे में कहा कि भारत में बसने वाली कोई भी जाति ये दावा नहीं कर सकती कि वे भारत के समस्त मन और विचारों का अधिकार उस पे है, आज के संदर्भ में इस वाक्य का औचित्य बड़ा, एक तरह से कह लीजिए, मतलब उसको समझाने की जरूरत नहीं है। आज के संदर्भ में भारत में भारतीय संस्कृति पे जो लड़ाई है
उसमें एक द्वंद्व बड़ा उभर के आया है। एक तरफ ये कहा जाता है कि एक पहचान की राजनीति है जिसका नाम हिंदुत्व है, जो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, और दूसरी तरफ एक और तरह की राजनीति है जो नेहरू के इस वाक्य का एक तरह से उसको एक तरह से राम वाक्य, ब्रह्म वाक्य मान के चलती है कि विश्व की हर संस्कृति की छाप भारतीय संस्कृति पे है। ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी शक्ति है। ये विविधता और ये बहुलता ही इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्वरूप है। थोड़ा सिंप्लीफाइड है, लेकिन आज कह सकते हैं आज की राजनीति में, आज के सांस्कृतिक संदर्भ में ये एक बड़ा सा द्वंद्व उभर के आता है। लेकिन अगर इस द्वंद्व के बारे में सोचें तो एक चीज थोड़ी सी अजीब और खटकाने वाला लगती है कि जितनी भी ताकतें हिंदुत्व का एक तरह से प्रतिरोध करती हैं, वो हिंदुत्व के एकाधिकार के समक्ष एक बहुलता और विविधता की बात करती है। वो एक तरह से उसी जाल में फंस जाती हैं जिस जाल में हिंदुत्व फंसा हुआ है। और मैं उसकी बस 2 मिनट वाक्य व्याख्या करना चाहता हूं। हम ऐसे शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं और खासकर अंग्रेजी में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया इज अ सिंक्रेटिक कल्चर, गंगा जमुना तहजीब, डाइवर्सिटी, विविधता, बहुत तरह से ये एक तरह से कह दीजिए हिंदुत्व के प्रतिरोध के शब्द हैं। एक तरह से इनको अगर इनकी दार्शनिक व्याख्या जटिल है, लेकिन राजनीतिक तौर पे इनको एक तरह से हिंदुत्व के प्रतिरोध में इन शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस राजनीतिक संदर्भ में एक किसी समुदाय के एकाधिकार की बात हो रही हो, भारत के पहचान का एक मापदंड हिंदुत्व को बनाया जा रहा हो, इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल उचित सा लगता है। ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि किसी का एकाधिकार नहीं है भारतीय संस्कृति पे। एक तरह से बहुत उचित लगता है और बहुत बहुत आवश्यक भी। लेकिन अगर आप लोगों को अनर्गल न लगे तो एक बात आपसे कहूं कि ये विविधता की जो बात है, ये भी एक तरह से राजनीतिक पहचान की राजनीति में फंस गई है। और मैं इसको स्थापित करने के लिए आपको 2 छोटे उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े कलोकियल से उदाहरण हैं। आप आजकल म्यूजिक क्रिटिसिज्म देखें कभी, किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, म्यूजिक क्रिटिसिज्म इस तरह का होगा। मान लीजिए कोई मुसलमान गायक है, उसने कृष्ण भजन गाया। पहला सवाल यही किया जाएगा या प्रशंसा यही कही जाए, देखिए मुसलमान कृष्ण भजन गा रहा है, ये हमारी सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है। दूसरा एक छोटा उदाहरण दूंगा। अभी मैं कुछ कमेंट्रीज पढ़ रहा था, दारा शिकोह की किताब मजमा उल बहरैन। दारा शिकोह सबको पसंद है, आरएसएस को भी पसंद है। कहते हैं हमको दारा शिकोह चाहिए, औरंगजेब नहीं चाहिए। सब दारा शिकोह की तारीफ करते हैं। लेकिन जो टिप्पणी लिखी जाती है दारा शिकोह पे, मजमा उल बहरैन पे, उस टिप्पणी का एक यही स्वरूप है। ये देखिए, ये हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों का या दर्शन का सम्मिश्रण है। ये भी एक गंगा जमुना तहजीब है। दारा शिकोह ने कहा कि आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आप कुरान को ज़्यादा गहनता से समझ सकेंगे, और अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो शायद आपको उपनिषद में जो चेतना और अस्तित्व के सत्य हैं उनके बारे में आपको शायद ज़्यादा ज्ञान मिले। और अपनी जगह ये जो दोनों विवरण हैं ठीक भी हैं, कोई इसमें अनुचित नहीं है ये कहना। लेकिन अगर आप इन दोनों वाक्यों पे थोड़ा सा और जहन दें तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि ये जो क्रिटिसिज्म का मापदंड है, जिस मापदंड पे इस भजन गाने वाले को तोला जा रहा है या दारा शिकोह को तोला जा रहा है, इस मापदंड में उनकी पहचान और जिस उत्पत्ति से, जहां से ये शब्द निकले हैं, उस पे अधिक जोर दिया जा रहा है।
इस पे कम जोर दिया जा रहा है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उसकी क्या सार्थकता है। जबकि दारा शिकोह ने मजमाउल बहारैन में खुद कहा है कि ये जो मैं लिख रहा हूं किताब, ये खाली इन दो समुदायों का या दो दर्शनों का मिश्रण नहीं है। ये इन दोनों समुदायों के दर्शन को लेके एक नए शाश्वत सत्य की खोज है। जो किताब का केंद्र बिंदु है वो ये नहीं है कि ये दो दर्शन हैं जिनके अलग अस्तित्व हैं, जिनकी अलग पहचान है और मैं इन दोनों का सम्मिश्रण कर रहा हूं। जो किताब का केंद्र बिंदु है वो ये है कि ये चेतना के बारे में, अस्तित्व के बारे में एक नए सत्य का पदार्पण करता है। जो कृष्णा भजन गा रहे हैं उसमें भी जो क्रिटिसिज्म का, एक तरह से विवेचना का जो स्वरूप बना हुआ है वो ये नहीं है कि इस भजन की भावुकता क्या है, इस भाव की सार्थकता क्या है, इस भाव का रस क्या है। वो क्रिटिसिज्म इस तरह से सीमित हो जाता है कि ये गाने वाला कौन है, देखिए ये गंगा जमुना तहजीब। और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अगर इस रूप में हम विविधता को देखते हैं, इसकी अपनी जगह है और आजकल के संदर्भ में बहुत जरूरी है ये सब बातें कहना, लेकिन अगर हम इस रूप में विविधता को देखें तो जिस तरह से हम संस्कृति के साथ जुड़ते हैं उसमें संस्कृत की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसकी पहचान क्या है, वो प्रश्न सबसे आगे बढ़कर हावी रहते हैं। उस संस्कृति का शाश्वत सत्य क्या है, उस संस्कृति का भाव क्या है, वो एक तरह से पर्दे के पीछे छिपे, उसमें ज्यादा रुचि नहीं है किसी को, एक तरह से कह दीजिए। सो बहुलता की दुहाई देने वाले भी एक तरह से जो हिंदुत्व का जो वीकनेस, जो डर लगता है हमको हिंदुत्व से, कि वो हमेशा इस बात पे अड़े रहते हैं कि किसी चीज की उत्पत्ति कहां से हुई, उसकी पहचान क्या है। जो बहुलता की दुहाई देते हैं वो भी उसी संदर्भ में उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पत्ति एक से नहीं दो से हुई है, दो से नहीं चार समुदायों से हुई है। लेकिन जब भी आप पहचान और उत्पत्ति पे ज्यादा जोर देंगे तो जो संस्कृति का जो सत्य है, जिस सत्य को दारा शिकोह प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भक्ति भाव उस शायद कृष्ण भजन में निहित हो, उसकी विवेचना करने के साधन हमारे पास नहीं रहते। और आज जो भारतीय संस्कृति का एक संकट यह है कि जो हिंदुत्व के प्रतिरोध में जो शक्तियां खड़ी हो रही हैं वो उसका जवाब भी पहचान की राजनीति से ही देना चाहती है। उनके लिए भी उत्पत्ति उतनी ही जरूरी है, बस वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इसमें दो ओरिजिन है, तीन दर्शनों का मिश्रण है। लेकिन वो भी इस संस्कृति के जो शाश्वत सत्य है उसकी विवेचना से डरते हैं। पुरुषोत्तम जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग जब इनकी किताबें पढ़ते हैं कई तरह से मजाक करते हैं कि इनके अलावा आप कबीर पे लिखी हुई कोई भी रचना देख लीजिए, पुरुषोत्तम जी की किताबों के अलावा, उसका सारा एम्फेसिस इस पे रहता है कि कबीर की पहचान क्या थी, किस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। योग के शाश्वत सत्य, ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य, उससे कोई वास्ता उस क्रिटिसिज्म का नहीं रहा है। और ये जो कड़ी हमारे प्लूरलिस्ट ग्रुप में एक तरह से जो विविधता की दुहाई देते हैं, उस समूह में भी जो संस्कृति और सत्य का एक तरह से जो बिखराव आया है कि वो भी पहचान और उत्पत्ति के ही संदर्भ में तर्क देना चाहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ। ये एक तरह से कह लीजिए संस्कृति का और गहरा संकट है। तो अगर आप उत्पत्ति और पहचान की ही बात करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि एक समूह कह देगा ठीक है, हमको सिर्फ एक उत्पत्ति से लगाव है, दो से नहीं है। उत्पत्ति का आधिपत्य क्या है, उसके अधिकार क्या है संस्कृति के संदर्भ में? अधिकार तो बनेगा उसके सत्य के, उसके भावात्मक रूप से, वो किन मूल्यों को मूर्तिमान करता है, उसकी विवेचना से।
तो एक तो ये संकट है, और खासकर इंडिया में सेक्युलर फोर्सेस के ऊपर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस ट्रैप में ना फंसे। बहुत आसान जवाब हो गया ये देना, यूनिटी वर्सेस प्लुरैलिटी, हिंदुत्व वर्सेस डाइवर्सिटी। आप उसी धरातल पे खेल रहे हैं जहां वो आपको खिलाना चाहते हैं। अब मैं आता हूं उस वाक्य पे जो इकबाल के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि ऐसा क्यों है कि जब भी सांस्कृतिक मुद्दे सामने लाए जाते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियावादी इसमें नेतृत्व देते हैं। ऐसा वाक्य लिखने के पीछे जवाहरलाल नेहरू की क्या सोच रही होगी? मैं ये मानता हूं कि ऐसा वाक्य लिखने के पहले जवाहरलाल नेहरू 3-4 संदर्भों में उन्होंने इस विषय पर मंथन किया। एक तो जब ये पत्राचार हुआ तो वो यूरोप से लौटे ही थे, उसके कुछ दिनों बाद ही हुआ था। जर्मनी में उन्होंने फाशीवाद का आवरण देखा था, और जर्मनी में जवाहरलाल नेहरू को एक तरह से स्पष्ट रूप से ये लगने लगा कि जर्मन राजनीति एक तरह से एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु पे फंसी हुई थी। जर्मन कल्चर क्या है, एक सांस्कृतिक पहचान का रूप उसका केंद्र बिंदु बन गया था। संस्थाएं नहीं थी केंद्र बिंदु, जैसे इंग्लैंड में था हमारी किस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये है वो है। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु एक तरह से जर्मन कल्चर बन गया था। सवाल ये नहीं था कि ये जर्मन कल्चर जिसने बेथोवन पैदा किया, ये जर्मन कल्चर जिसकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, एक तरह से रचनात्मक उपलब्धियां हैं, ये सांस्कृतिक कल्चर कैसे फाशीवाद बन गई? ये तो एक तरह का सवाल उठता है जर्मन कल्चर के बारे में। लेकिन नेहरू को जो लगने लगा फाशिज्म के बारे में, वो इससे एक ज्यादा गहरा सत्य था कि सवाल ये नहीं है कि इतनी रचनात्मक प्रोग्रेसिव कल्चर कैसे फाशीवाद बन सकती है, कहीं भी हो सकता है ये। सवाल ये है कि कल्चर, एक तरह से सांस्कृतिक पहचान का जो प्रश्न है, वो राजनीति का केंद्र बिंदु कैसे बन गया। और वो जिस भी रूप में बने, अगर बेथोवन का वास्ता देके बने, या नीत्शे का वास्ता बने देके, या वागनर का वास्ता बने लेकिन अगर वो राजनीति का केंद्र बिंदु बनता है तो वो एक प्रतिक्रियावादी या फाशिस्ट रूप लेगा ही लेगा। तो एक तो बिल्कुल कह दीजिए ऐतिहासिक संदर्भ था कि जहां कहीं नेहरू ने देखा दुनिया में संस्कृति को राजनीति का इस तरह से केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियावादी लोगों के हाथ में फंस जाएगा। लेकिन जो दूसरा पहलू जो और कह दीजिए गहन या विस्तार पूर्वक सत्य जो नेहरू ने देखा, वो ये था कि जर्मनी में जब संस्कृति का प्रश्न उठाया गया तो वो आधुनिकता, औद्योगिकरण और तर्कवाद को खारिज करने के हिसाब से उठाया गया था। और अगर आप आधुनिकता की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ये समझते थे, जो बहुत कम भारतीय चिंतक समझे हैं, मैं तो कह सकता हूं ऑलमोस्ट कोई नहीं समझा है इस सत्य को, कि आधुनिकता का जो मूल अनुभव है वो बहुत ही गहरे विखंडन का अनुभव है। ये केवल एक समाजशास्त्रीय विखंडन नहीं है जिसको एलियनेशन, डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो कि आधुनिकता की गतिशीलता, संचार, विश्व के प्रति खुलेपन के कारण होता है, बल्कि ये हमारी मूल्यों का और हमारी आत्मा का एक गहरा विखंडन है। अगर आप आधुनिकता को समझना चाहते हैं तो आपको इस विखंडन को समझना होगा। कोई भी आधुनिकता के प्रति जो गंभीर विचारक रहा है यूरोपियन सोशल थ्योरी में, उसने इस विखंडन पर मनन किया है। आप हेगल से शुरू कर सकते हैं। हेगल ने जब कहा कि आधुनिकता की जिस तरह की संस्थाएं हैं, मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है,
जिस तरह से आधुनिकता में परिवार का स्वरूप बदलता है, ये एक तरह से एक सामाजिक विखंडन की प्रक्रिया है। हर संस्था का एक अपना वजूद है, कह लीजिए एक तरह से एक अलग सा अनुभव है। मैक्स वेबर ने जब आधुनिकता की चर्चा करी, तो उन्होंने भी आधुनिकता को एक तरह से इस विखंडन के रूप में देखा। आप अपनी जिंदगी पे गौर कर लीजिए, हम लोग जिस तरह से जीते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, हम पूंजीवादी समाज में रहते हैं, उपभोक्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में हम लाभ और मुनाफे और नुकसान की बात करते हैं। हम नागरिक के रूप में, औपचारिक डेमोक्रेसी के रूप में हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। एक स्टेट के सिटीजन होने के नाते हम बाध्यता और बल के तर्क के अधीन हो जाते हैं। स्टेट का क्या वजूद है? वायलेंस एंड फोर्स, राइट? क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन, कामुकता, सौंदर्य शास्त्र, इन सब में हम एक स्वतंत्र आत्मा की खोज करने की मांग करते हैं, लेकिन ये जो खोज है, ये जो अभिव्यक्ति है, श्रृंगारिक अभिव्यक्ति, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स कह लीजिए, इसका अब किसी सार्वजनिक भलाई से कोई वास्ता नहीं है। ये एक तरह से एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो आधुनिकता, कार्ल मार्क्स, एक और उदाहरण ले लीजिए, ऑन द जूइश क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने ये सबसे पहले नोट किया था कि आधुनिकता में हर व्यक्ति को जो सबसे बड़ा द्वंद्व महसूस होता है, वो ये होता है कि नागरिक के बतौर वो समान है, लेकिन उपभोक्ता और उत्पादक के बतौर असमानताएं हैं। तो कोई भी आधुनिकता का विवरण अगर आप देखें, उसमें मूल्यों का विखंडन और एक तरह से कह लीजिए हमारे अस्तित्व का विखंडन निहित है। हर तरह से देख लीजिए, और यही विखंडन जो है, ये आधुनिकता का गहरा सत्य है, इस आधुनिकता को परिभाषित करता है। 19वीं और 20वीं सदी में जब संस्कृति का प्रश्न सामने उभर के आया, इंग्लैंड में उभर के आया, मैथ्यू आर्नल्ड, कल्चर एंड एनार्की, सब कोई कल्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिए 19वीं 20वीं सदी में। तो संस्कृति का जो संदर्भ में विवरण उभर के आया, उसके 3 पहलू थे। एक तो पहलू ये था कि अगर ये आधुनिकता हमारा यथार्थ है, तो इस आधुनिकता के संदर्भ में हम महत्वपूर्ण मूल्यों का संरक्षण किस तरह से कर पाएंगे। अगर सौंदर्य शास्त्र सिर्फ सबकी स्व अभिव्यक्ति है, अगर राजनीति में सब समान है, और इसका क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि अगर सब समान है तो सब विचार को भी एक तरह से समानता के समतल पर तोला जाना चाहिए। फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स डू यू कंक्लूड ऑल व्यूज आर एज गुड एज एनी अदर? तो एक ये भय था आधुनिकता के बारे में कि आधुनिकता के औद्योगिकरण, इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ रीजन, ये जो समानता है एक तरह से, इस संदर्भ में जो उच्च मानवीय मूल्य हैं उनको कैसे संरक्षण दिया जाए। एक तरह से वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था, हाई वैल्यूज, संस्कृति एक तरह से रीडिफाइन कर दी गई। दूसरा जो संदर्भ था आधुनिकता के, वो ये था कि आधुनिकता की जो एक खास बात है, खासकर अगर आप इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें या राज्य व्यवस्था के संदर्भ में देखें, आधुनिकता एक तरह से उपयोगितावादिता का एक सिद्धांत है। मार्केट में जाते हैं, सिर्फ एक प्रश्न है आपका, इसकी प्राइस क्या है। द मेजर ऑफ वैल्यू इज प्राइस, जैसा हॉब्स ने कहा था। सीधा सा, सिंपल सा एक तरह से मापदंड है। आप अगर राज्य के संदर्भ में मूल्यों की बात करें, तो वहां भी एक तरह से एक उपयोगितावाद उभर के आता है कि ये राज्य को सुदृढ़ कैसे करेगा, हमारी राष्ट्र की शक्ति कैसे बनाएगा। एक तरह से इस संदर्भ में लोगों ने ये विचार शुरू किया कि अगर पूरा समाज इस तरह से विकृत हो जाए
कि हर पहलू में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाए संस्कृति के बारे में, इसकी उपयोगिता क्या है, और उपयोगिता के दो ही संदर्भ रह जाएं, इसकी प्राइस क्या है और किस तरह से ये एक तरह से पावर को नियोजित करता है, तो संस्कृति कहां जाएगी। और जो तीसरा संदर्भ था संस्कृति का इस आधुनिकता के विखंडन के प्रतिरोध में, वो ये था कि एक तरह से एक जीवन, एक जैविक पुनर्स्थापना, संपूर्णता की पुनर्स्थापना हो, कि ये जो विखंडन है, ये जो बिखराव है, ये जो द्वंद्व है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम हमारी डेली लाइफ में महसूस करते हैं, कि यहां पे हम सब बड़ी बड़ी सांस्कृतिक बातें करेंगे, गैर उपयोगितावादी, यहां से निकलते ही हम एक तरह से एक उपयोगितावादी सेल्फ लेके चलेंगे, एक तरह से हमारा स्वभाव बदल जाएगा। जैसे ही हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, पॉलिटिकल समानता की दुआई देंगे। ये जो एक विखंडन है जिसने हमारे अस्तित्व को परिभाषित कर रखा है, जिससे हम निकल नहीं सकते, हम वैचारिक तौर पर सब निकलना चाहते हैं इससे। हर आधुनिकता का क्रिटिक ये कहता है कि ये विखंडन एक तरह से हमारी मानवता का बिखराव है। तो एक ये लालसा थी कि कहें क्या संस्कृति में ऐसे स्रोत हैं, क्या संस्कृति एक तरह से ये एक काम कर सकती है इस विखंडन के खिलाफ प्रतिरोध का, जो एक जीवन की संपूर्णता, एक जो एक एकीकृत करने की जो लालसा रहती है मनुष्य में, कि ये जो हमारे द्वंद्व हैं एक तरह से, जिनको हम एक तरह से एकाकृत नहीं कर पाते हैं, इसके खिलाफ क्या संस्कृति कुछ सहायता कर सकती है। बड़ी अच्छी बात है अगर संस्कृति ये सब चीजें कर सके तो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक चीज समझ पाए जो बहुत कम भारतीय चिंतक समझ पाए हैं, वो ये है कि आधुनिकता के संदर्भ में अगर आपने जैविक संपूर्णता की भावना जागृत बहुत ज्यादा की, तो वो हमेशा प्रतिक्रियावादी रूप ही लेगी। वो क्यों लेगी प्रतिक्रियावादी रूप? जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखिए। जवाहरलाल नेहरू एक ही भारतीय चिंतक हैं जिन्होंने बिल्कुल खुली आंखों से दो आइडियोलॉजिकल टेंडेंसीज का बिल्कुल प्रतिरोध किया, एक तो फाशिज्म का और दूसरा कम्युनिज्म का। जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा एंटी कम्युनिस्ट क्रेडेंशियल्स किसी भारतीय नेता के नहीं है। ये बीजेपी बात से कभी इतिहास में समझ भी नहीं पाएगी कि अगर भारत को कम्युनिज्म से बचाया है तो जवाहरलाल नेहरू ने बचाया है। कम्युनिज्म और फाशिज्म अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और इनका इतिहास में अलग अलग रोल रहा है, लेकिन उन दोनों में एक समानता क्या है, क्या देखी जवाहरलाल नेहरू ने? वो समानता ये देखी कि ये दोनों आइडियोलॉजीज समाज के विखंडन के खिलाफ प्रतिरोध है। कम्युनिज्म इन इट्स प्योरेस्ट सेंस की जो एक लालसा है कि एक ऐसा सामाजिक ढांचा बने जिसमें ये जो विखंडन है, ये जो द्वंद्व है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो हिपोक्रेसी एक तरह से हम महसूस करते हैं, यहाँ पे नागरिक बन रहे हैं, यहाँ पे उपयोगिता बन रहे हैं, यहाँ पे अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक तरह से एक ऐसा समाज बन सके जो इनसे ऊपर उठ सके। उस समाज में ये ना विखंडन हो या ना ये द्वंद्व हो एक तरह से। और जवाहरलाल नेहरू ये समझ गए थे, जैसा कि ज्यादातर उदारवादी चिंतक समझ गए हैं, कि इस विखंडन को खत्म करने की लालसा केवल बल के थ्रू ही या किसी प्रतिक्रियावादी स्वरूप के थ्रू ही इसको हासिल किया जा सकता है। उदारवाद की बहुत चर्चा होती है और आजकल उदारवाद एक तरह से कह लीजिए एक गाली सा बन गया है, हर देश में गाली सा बन गया है, अमेरिका में भी गाली सा बन गया है। किसी को अगर गाली देनी हो तो सबसे पहले कह देंगे तो लिबरल है। उदारवाद के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो बड़े स्पष्ट हैं, एक तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी।
लेकिन उदारवाद को जो सबसे ज्यादा बल देता है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बल देती है, और वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ये है कि उदारवाद ने इस आधुनिकता के विखंडन को अपनाया है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, एक ऐसे संविधान की कल्पना करता है जिसमें ये जो विखंडन है एक तरह से ये खत्म नहीं होगा। इस विखंडन का एक सुचारू प्रबंधन किया जा सकता है कि हर चीज की कुछ सीमाएं रहे, कि अगर आप नागरिक हैं और उपभोक्ता का को जो द्वंद्व है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ सीमाएं बांधी जा सकती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ये जो समझ गए थे ये बात कि 19वीं और 20वीं सदी में जिस भी आइडियोलॉजी ने, जिस भी विचारधारा ने इस विखंडन से ऊपर उभरने की कोशिश करी, उसको या तो हिंसा का सहारा लेना पड़ा, एक तरह से एक आर्टिफिशियली फोर्स करना पड़ा, एक जैसे कम्युनिज्म ने किया या फैशिज्म ने किया, या वो एक तरह से प्रतिक्रियावादी फोर्स बन गया। धर्म के प्रति, धार्मिक आइडियोलॉजीज के प्रति, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ले लीजिए, हर रिलीजन मॉडर्न वर्ल्ड में यही कहता है हम तो वे ऑफ लाइफ है। हिंदुत्व का फेमस फ्रेज है, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। पर अगर आप मॉडर्न इस्लाम इस पॉलिटिकल थॉट में इकबाल को भी पढ़ लेंगे, इकबाल ने भी यही कहा था इस्लाम के बारे में, इट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। मॉडर्न क्रिश्चियन थिंकर्स, कैथोलिक थिंकर्स भी कहेंगे दिस इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जो उस धार्मिक अवधारणा का वजूद है, जो उसका अस्तित्व है, वो यही है कि इस आधुनिकता के जो बिखराव है, इस विखंडन को एक तरह से समायोजित किया जाए एक कोहेरेंट, एक नियोजित फिलॉसफी में। और जवाहरलाल नेहरू समझ गए थे कि ये जो लालसा है संस्कृति में, ये देखना कि वो इस विखंडन को समाप्त कर देगी, एक एकाग्रता लाएगी हमारे अस्तित्व में, ये ही लालसा प्रतिक्रियावादी फाशिस्टवादी की सबसे बड़ी जड़ है। और ये जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है बहुत कम भारतीय चिंतकों में है। जो भारतीय चिंतन का जो मूल आधार रहा है सांस्कृतिक स्तर, वो यही रहा है कि कैसे इस आधुनिकता के विखंडन से उबरा जाए। इस बात पे यह जोर नहीं दिया गया कि कैसे इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए एक तरह से। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जब भी आधुनिकता के संदर्भ में संस्कृति को केंद्र पे लाया जाएगा तो वो ऐसा ही रूप लेगी, क्योंकि इस विखंडन को बिना बल के, बिना हिंसा के, ये कह लीजिए एक हमारा गहरा अस्तित्व का सत्य बन गया है। मैक्स वेबर ने फ्रेज यूज किया था आयरन केज। शायद उतना जटिल नहीं हो, इसमें कुछ संभावनाएं हैं, इसके प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन हो सकता है, खराब प्रबंधन हो सकता है, लेकिन ये बिखराव सत्यम शिवम सुंदरम आधुनिकता में एक नहीं हो सकते। गुड, ट्रूथ एंड ब्यूटी कैनॉट अलाइन। इनका अपना अस्तित्व है, इनका अपना वजूद है, और हम जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, विभिन्न पहलुओं में हम ये द्वंद्व महसूस करे बिना नहीं रह सकते। और उदारवाद का मनोविज्ञान ये मांगता है कि आप इस द्वंद्व को स्वीकारें। जैसे ही आपने होलनेस की बात करी, ऑर्गेनिसिटी की बात करी, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? आप राज्य के संदर्भ में बल जरूरी है, राज्य के संदर्भ में नागरिकता जरूरी है, कैपिटलिज्म के संदर्भ में प्राइस जरूरी है, संस्कृति का जो मोड़ है जहां पे व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता हो, वहां पे संस्कृति का जुड़ाव इंडिविजुअल अभिव्यक्ति से ज्यादा जोड़ा जाएगा। ऐसे संदर्भ में अगर कोई बात करता है वे ऑफ लाइफ की, इसका क्या मायने है? इसका मायने सिर्फ यही है कि आप किसी कृत्रिम तरीके से, और कृत्रिम का मतलब यही होगा राज्य के बल से जोर लगा के एक तरह से इस विखंडता को खत्म करें। इसलिए उदारवाद ने हमेशा अपने आप को संस्कृति से अलग रखा।
लोग कहते हैं उदारवाद भी एक तरह की संस्कृति है। अगर ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो हो सकता है कहते हैं ये यहाँ पे उत्पन्न हुई, अगर उत्पत्ति के हिसाब से देखें। लेकिन अगर विचारधारा के हिसाब से देखें तो वो एक तरह से उसमें ये अहम है, ये अहंकार है कि एक ऐसा प्रबंधन बनाया जा सकता है जो एक तरह से इस सांस्कृतिक द्वंद्व से थोड़ा सा ऊपर उठ के रहे, जो ये लालसा ना दिखाए कि ये वे ऑफ लाइफ इन अ सेंस संदर्भ है। वो जगजीत सिंह की गजल है ना जिसमें वो लाइन है, ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो, ना जन्म का हो बंधन। तो उसको अगर मॉडिफाई करें हमारे संविधान के संदर्भ में, कि हमारे संविधान की जो खासियत यही है कि उसमें इस सांस्कृतिक समावेश का बोझ नहीं डाला गया। वो संविधान ये कहता है कि ना पहचान की सीमा हो, ना किसी धर्म का हो बंधन। ये अक्सर कहा जाता है हमारे संविधान के बारे में कि इस संविधान का हमारी संस्कृति से क्या वास्ता, पाश्चात्य संस्थान है, कॉलोनियल संविधान है। फिर अगर उत्पत्ति के हिसाब से देखें हो सकता है, लेकिन उस संविधान की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में यह मूल तत्व एक तरह से निहित था कि अगर आप इस संविधान पे सांस्कृतिक एकात्मता का बोझ ढालेंगे, उसको पहचान की राजनीति से जोड़ेंगे, उससे यह आशा करेंगे कि वो इन द्वंद्वों को खत्म कर दे, तो वो फिर एक प्रतिक्रियावादी रूप ही लेगी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से जैसे कह दीजिए संकट है हमारी राजनीति का कि वो इस उदारवादी मनोवृत्ति को समझ नहीं पाए। और ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू मेरे ख्याल आधुनिकता में सिर्फ वही एक चिंतक हैं जो गूढ़ सूक्ष्म तरीके से इस सत्य को समझ पाए। वी हैव टू लिव विद दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, यू कैन मैनेज देम। तीसरा जो संकट संस्कृति के विषय में, और अब मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूंगा, क्या कि वो ये है कि संस्कृति और प्रजातंत्र का क्या संबंध है। भारतीय संस्कृति के जो आजकल चर्चे होते हैं और खासकर जो सबसे ज्यादा उस भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा पहलू आपको दिखेगा एक आत्मविश्वास की कमी है। जो जितना ज्यादा संस्कृति को डिफेंड करता है, मान लीजिए समझ लीजिए कि आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि अगर वो संस्कृति स्वाभाविक अभिव्यक्ति है तो उसको जोर से चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो एक यथार्थ है, लोगों की अभिव्यक्ति में एक तरह से दिखता है। ये आत्मविश्वास की कमी क्यों? एक तरह से कह दीजिए कि आत्मविश्वास कलोनियलिज्म का परिणाम है, उपनिवेशीवाद का परिणाम है, जिसने एक तरह से भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को, ज्ञान व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। और ये कहना भी एक तरह से उचित होगा कि आजादी के बाद भी जो वो ज्ञान परंपराएं थी, जो ट्रेडिशंस ऑफ स्कॉलरशिप थी, उसको एक तरह से हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम वो जगह नहीं दे पाया। बड़ी अजीब सी बात थी इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में, आप फ्रॉइडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण पढ़ सकते थे लेकिन रामायण नहीं पढ़ सकते थे। फैक्ट है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी था, फैक्ट है। उस हद तक जो एक जिसको राइट वाले वामपंथी सोच कहते हैं, मैं वामपंथी नहीं कहता, तो वामपंथी भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन वो जो एक उसमें एक छोटा सत्य जरूर था ये। लेकिन उस ज्ञान की धारा की अवहेलना जिसको कहते हैं, उसका मूल कारण वामपंथ नहीं था। उसका मूल कारण हमारी जनरल संस्थाओं की कमी थी। जहां पे पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम ध्वस्त हो रहा हो पहचान की राजनीति पे, वहां पे तर्क वितर्क किसको चिंता रहेगी इन सब बातों की।
हमने 100 से ज़्यादा से संस्कृत पीएचडी ग्रांटिंग डिपार्टमेंट्स। हमने नॉर्थ इंडिया में संस्कृत लगभग अनिवार्य भाषा थी, 3 साल पढ़ाई जाती है बच्चों को। अगर 3 साल ठीक से पढ़ाई गई होती तो करीब लाखों संस्कृत बोलने वाले बच्चे निकलते। तो सवाल ये नहीं था हमारी व्यवस्था में कि इन चीज़ों की अवहेलना की गई। सवाल ये था कि जिस तरह से हमने शिक्षा को नकारा, उसकी चपेट में ये सब आने ही थे। जो जिसको कहते हैं ओरिजिनल सिन है, जो बुनियादी फॉल्ट है, वो ये नहीं है कि वामपंथियों ने विश्वविद्यालयों पे कब्जा कर लिया था। हो सकता है 1-2 विश्वविद्यालयों में हो। जो बुनियादी कमी थी वो ये थी कि जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं थी, हमारी यूनिवर्सिटीज थी, हमारी धार्मिक संस्थाएं थी, हमारे मठ थे, हमारे मंदिर थे, उन सब के पास जितनी अथाह संपत्ति थी और जितने रिसोर्सेज थे, उन्होंने इस ज्ञान प्रवाह में निवेश नहीं किया उनका। पश्चिम में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज बनी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, प्रिंसटन, सब क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज हैं एक तरह से। आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर शंकराचार्य का मठ, साईं बाबा का मठ, उस तरह की यूनिवर्सिटीज जिसकी उत्पत्ति एक तरह से उस सांस्कृतिक धरोहर को लेकर निकली हो, लेकिन वो इस आधुनिकता से निकल सकते, शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का वैचारिक इतिहास कुछ और होता। तो एक जो हम में जो आत्मविश्वास की कमी है, वो एक तरह से इस बात को स्वीकारता है कि हमारा जो सांस्कृतिक संकट है, अध्ययन के संदर्भ में, विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, पढ़ाई के संदर्भ में, स्कूल्स के संदर्भ में, टेक्स्ट बुक्स के संदर्भ में, उसमें शायद हमारा ही खुद का योगदान ज्यादा है, ना कि वामपंथियों का या अंग्रेजों का। हम ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। और इस सत्य को छुपाने के लिए एक तरह से संस्कृति का ढंढोरा बहुत जोर से पीटा जाता था। लेकिन अगर प्रजातंत्र में देखें संस्कृति का संकट, तो यह बात जरूर कहनी पड़ेगी कि लोकतंत्र के हिसाब से, प्रजातंत्र के हिसाब से, संस्कृति को हमेशा संदेह की दृष्टि से ही देखा जाएगा। और वो इसलिए देखा जाएगा क्योंकि संस्कृति, खासकर हमारी संस्कृतियां, हमारी संस्कृति नहीं, लगभग सब संस्कृति का, इस्लाम का भी यही हाल है, क्रिश्चियनिटी का भी यही हाल है, एक तरह से ये धारणा बनी हुई है कि जो विरासत में जो हमको संस्कृतियां मिली हैं, उनका केंद्र बिंदु सामाजिक रूप में हमेशा कोई ना कोई तरह की असमानता रहा है। या तो जाति की असमानता रहा है, जेंडर, लिंग की असमानता रहा है, तरह तरह की असमानताएं उस संस्कृति में निहित है। और जब प्रजातंत्र के मापदंड से कोई संस्कृति नापी जाती है, तो वो एक ही मापदंड से नापी जाती है, इसका समानता, इक्वालिटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है। और आज जो संस्कृति की चर्चा है, वो जिसको बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सस्पिशन टुवर्ड्स कल्चर, और जो भय है संस्कृति के संदर्भ में, वो यही है कि जो संस्कृति की चर्चा करेंगे वो सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, डॉक्टर अंबेडकर वाला सवाल। और तो डॉक्टर अंबेडकर ने कई और तरह के सवाल भी पूछे थे, लेकिन वो एक तरह से आजकल धारणा बन गई है इस सवाल को लेके कि इस संस्कृति का समानता के दौर में क्या प्रयोजन, और अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो उस संस्कृति को नकार दिया जाए। तो प्रजातंत्र में एक तरह से एक ये कह दीजिए कि नीत है, एक टेंडेंसी, और खाली भारत में, इन सब देशों में, कि क्योंकि जिन संदर्भों में ये संस्कृतियां उत्पन्न हुई थी वो सब सामाजिक असमानता के संदर्भ थे। इसको इस बात को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी सनातन धर्म के अनुयायी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस असमानता के साथ जो संस्कृति का रिश्ता है, उससे जूझने की क्षमता बहुत कम संस्कृतियों में है। और अक्सर उस असमानता से जूझना, उस संस्कृति को नकार के जूझना ज्यादा आसान लगता है। ये तो सब, दिस इज ऑल कास्ट, दिस इज ऑल पेट्रियार्की। महाभारत है क्या, ऑल कास्ट एंड पेट्रियार्की, और बचा क्या है उसमें?
इस तरह से एक जो प्रतिरोध बना हुआ है, और ये एक सत्य राइट समझती है एक तरह से, वो इस सत्य को ज्यादा गहराई से लेते हैं उदारवादियों की वजह कि ये एक द्वंद्व है प्रजातंत्र में और संस्कृति में। लेकिन इस द्वंद्व का उत्तर सांस्कृतिक प्रतिक्रियावाद नहीं हो सकता। इस द्वंद्व का उत्तर सनातन धर्म की दुहाई नहीं हो सकती। इस द्वंद्व का उत्तर यही होगा कि अपने आचरण से क्या यह संस्कृति सिद्ध कर सकती है कि उसमें इस तरह के गुण हैं, इस तरह का आचरण है जो भारत को उस समानता की ओर ले जाए जो नागरिकता के तौर पर हम सब में निहित है। इसका जवाब दार्शनिक हो ही नहीं सकता। अगर आप कह दीजिए हिंदुइज्म इज फॉर इक्वालिटी, इंडिया हैज लॉट्स ऑफ रिवोल्ट मूवमेंट्स, है सब, ये सब 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 ऐतिहासिक यथार्थ है एक तरह से, लेकिन उस यथार्थ की क्रेडिबिलिटी तभी बनेगी जब वो एक तरह से आपके आचरण में निहित हो। लेकिन उस आचरण की कमी की वजह से हमको एक तरह से एक संस्कृति की दुहाई देनी पड़ती है इस संस्कृति को। तो एक आजकल जो प्रतिक्रियावादी विवरण है संस्कृति का एक तरह से, वो ये सत्य को समझता है और कि संस्कृति में और प्रजातंत्र के जो मूल तत्व हैं, व्यक्तिगत विचार की स्वाभाविकता और राजनीतिक समानता, इनमें एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। इस संदर्भ में संस्कृति के बारे में, अगर संस्कृति को हम राजनीति में लाएं तो कैसे संस्कृति के बारे में बात करेंगे? संस्कृति एज अ वे ऑफ लाइफ हमारे जीवन में निहित नहीं है और आधुनिकता में हो ही नहीं सकती है, या हो भी सकती है तो प्राइवेट स्फीयर में हो सकती है, सिविल सोसाइटी में हो सकती है, सेल्फ एक्सप्रेशन में हो सकती है, लेकिन वो एक सामूहिक संस्थात्मक रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि उस सामूहिक संस्थात्मक रूप का एक तरह से, जैसा मैंने कहा, विखंडन समाज में हो चुका है। आज जो संस्कृति की दुहाई देता है वो ये नहीं कहता है लेट्स रिटर्न टू सम इकोनॉमी, कोई अर्थव्यवस्था जो इस कैपिटलिस्ट और अर्थव्यवस्था नहीं हो, वहां तो आपने दे दिया। कोई ये नहीं कहता कि हम मॉडर्न स्टेट नहीं बनना चाहते हैं। तो उस तरह से संस्कृति एक तरह से एक सामूहिक संस्थात्मक कार्य नहीं कर सकती आधुनिकता के संदर्भ में। तो अगर संस्कृति को राजनीति में लाना है तो फिर किस रूप में लाया जाएगा? और वो रूप केवल एक ही है, राष्ट्रवाद का। क्योंकि राष्ट्रवाद क्या करता है संस्कृति को? संस्कृति अब यह कहती है कि हम शाश्वत मूल्यों की बात नहीं करेंगे, हम उस सत्य से नहीं जोड़ेंगे। हमको क्या मतलब, ये चेतना क्या होती है, आत्मा क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है? आधुनिकता के विखंडन के संदर्भ में ये अच्छे दार्शनिक विचार है। दार्शनिक लोग अशोका यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन संस्थात्मक रूप में इन विचारों का क्या औचित्य है? हमारे सब धर्मगुरु बात करते हैं, भारत की संस्कृति का एक ही मूल प्रश्न है, वो है चेतना का स्वरूप, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, द वन ग्रेट क्वेश्चन दिस ट्रेडिशन आस्क्ड। जग्गी वासुदेव से श्री श्री रविशंकर से सबको ही उस चेतना की दुहाई देते हैं। अच्छी बात है, कईयों को मदद मिलती होगी इससे, अच्छे दार्शनिक सवाल हैं, शायद आपके निजी जीवन में इनसे बल मिलता होगा, लेकिन इस मूल प्रश्न का हमारी जो व्यवहारिक संस्थात्मकता है उससे क्या लेना देना होगा? क्या वो व्यवहारिक नैतिकता जो इस आधुनिकता के विखंडन से जूझ सके सही मायने में, उससे कोई नाता जोड़ के रख सकती है? तो संस्कृति एज वैल्यूज आ ही नहीं सकती राजनीति में, क्योंकि राजनीति की अपनी खुद की वैल्यूज हैं। एक तो जो संविधान ने परिभाषित कर रखी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, वो वैल्यू है, वो नैतिकता है। उसके लिए ये एक तरह से व्यर्थ का संवाद है
कि हमारे चेतना का स्वरूप क्या है, आत्मा और ब्रह्मांड एक है कि नहीं। बहुत बहुत गहन क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। मैं आई डोंट वांट टू डिसमिस देम, लेकिन आधुनिकता के विखंडन में उन प्रश्नों की एक जगह है, उन प्रश्नों की एक सीमा है। उसके बल पे समाज नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो फिर संस्कृति को कैसे लाएंगे आप राजनीति में? एक ही स्वरूप है, वो है राष्ट्रवाद। अब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि संस्कृति क्यों जरूरी है हमको? क्योंकि हम प्रजातंत्र हैं। प्रजातंत्र हैं तो प्रजा होनी चाहिए। प्रजा पीपल या जन होना चाहिए। जन है तो उसका एक स्वरूप होना चाहिए, उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए। उस पहचान का आधार क्या होगा? संस्कृति। और फिर द्वंद्व यह हो जाता है कि कौन सी संस्कृति, हिंदुत्व वाली संस्कृति या वो जवाहरलाल नेहरू ने जिस बहुलता की दुहाई दी थी वो संस्कृति। लेकिन संस्कृति आएगी हमारी राजनीति में सिर्फ उस पहचान के स्वरूप में, उस राष्ट्रवाद के स्वरूप में। वो ही एक रास्ता मिल जाता है संस्कृति को एक तरह से राजनीति में आने का। राष्ट्रवाद प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद से प्रतिक्रियावादी आइडियोलॉजी और कोई नहीं है। राष्ट्रवाद पहचान हमेशा परिभाषित करने की कोशिश करता है, उसमें और एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हमेशा द्वंद्व रहेगा। राष्ट्रवाद हमेशा आपसे यह पूछेगा आपकी पहचान क्या है, आपको किस रूप से आपकी पहचान को परिभाषित किया जाए। जब जवाहरलाल नेहरू ने इकबाल को चेतावनी दी थी, जवाहरलाल नेहरू मुसलमान नहीं थे, उनको शायद मुस्लिम थियोलॉजी आती भी नहीं होगी, लेकिन चेतावनी क्या थी कि अगर इस झंझट में फंस गए कि सच्चा मुसलमान कौन है और सच्चा हिंदू कौन है, तो ये जो परिभाषित करने की प्रक्रिया है, ये ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देगी। किसी भी रूप में किया जाए, धर्म के नाम पे करें, राष्ट्र के नाम पे करें। और आज ये जो सम्मिश्रण हो गया है इस राष्ट्रवाद का और संस्कृति का, मेरे जहन में तो कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक तरह से एक ऑक्सीमोरॉन है। अगर संस्कृति है तो उसमें स्व का स्वर होना ही नहीं चाहिए। वो आपको अपनी पहचान से ऊपर किसी बाहरी तत्व की ओर, किसी भाव की ओर, किसी सत्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है। जहां आपका सत्य अस्तित्व आया, जहां आपकी पहचान आई, वहां आपकी स्वतंत्रता खत्म हुई। जहां आपकी पहचान आई, आप उन शाश्वत मूल्यों से एकदम अलग हो गए। वो वापस पहचान वाली बात हो गई। तो आज जो संस्कृति का संकट है कि जो संस्कृति का जो एक तरह से सार्वजनिक अभिव्यक्ति है उसकी, वो हर जगह सिर्फ एक राष्ट्रवाद का रूप ले रही है। और वो राष्ट्रवाद एक तो आधुनिकता के बिखराव के संदर्भ में सफल हो नहीं सकता, वो उस बिखराव को तो खत्म कर ही नहीं सकता। वो एक तरह से एक इल्यूजन दिखाता है, होल वे ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इंडियन कल्चर। लेकिन वो हमको इस तरह से परिभाषित और सीमित करता है कि जो भी बचा कुचा है इस संस्कृति में एक तरह से खत्म हो जाता है। संस्कृति और राष्ट्रवाद एक तरह से प्रतिस्पर्धा में है। राष्ट्रवाद संस्कृति पे सबसे बड़ी उपनिवेशिक आइडियोलॉजी है, कॉलोनाइजेस कल्चर। और मैं ये समझता हूं कि इन्हीं सब कारणों की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने जो तीखी प्रक्रिया व्यक्त की कि आप कोई भी देश देख लीजिए दुनिया में, ऐसा उदाहरण आपको शायद ही कहीं दिखे कि अगर आप संस्कृति को राजनीति के केंद्र में लाएंगे तो वो प्रतिक्रियावादी नहीं बनेगी। आप निजी जीवन में उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप सिविल सोसाइटी में, अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं भी कर सकते हैं उसकी अभिव्यक्ति। लेकिन अगर उसको राजनीति का केंद्र बनाया तो वो जो जवाहरलाल नेहरू ने चेतावनी दी थी, उस
सवाल में ही एक फाशिज्म निहित है। जर्मनी की जो ट्रेजेडी थी वो ये नहीं थी कि बेथोवन का देश फासिस्ट कैसे बन गया। उसकी ट्रेजेडी ये थी कि बेथोवन जर्मन पहचान का प्रतीक बन गया, संगीत का प्रतीक नहीं बना। इस संस्कृति के संकट से उभारने के लिए कोई नया जवाहरलाल नेहरू, कोई नया रामधारी सिंह दिनकर उत्पन्न होगा कि नहीं ये पता नहीं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो डेडिकेशन है रामधारी सिंह दिनकर की किताब का, क्योंकि दिनकर से शुरू किया था, आपको शायद याद होगा राजेंद्र प्रसाद को डेडिकेटेड है वो पुस्तक। और उस डेडिकेशन में दिनकर ने ये कविता लिखी थी, हिताय आर्य हिताय अनार्य, हिताय द्राविड़ चीन, शक हूण दल पठान मुगल, एक देही होले लीन। ये डेडिकेशन है जब राजेंद्र प्रसाद को। सवाल हमारे सामने जो ये है, जो गुत्थी है, जो पहली, वो ये है कि जब दिनकर दुहाई दे रहे हैं एक देहे होली लीन, ये किस बात की दुहाई दे रहे हैं? इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक अर्थ ये है कि आर्य अनार्य द्राविड़ चीन शक हून पठान, इन सब की मिलके एक पहचान बन गई है। एक अर्थ तो ये निकाला जा सकता है। और दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि इनकी एक पहचान नहीं बनी है, लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व पर भारत का अधिकार है। दो अलग अलग मतलब है उस सेंस में। द एंटायर वर्ल्ड इज आवर्स। राधा कृष्ण का एक वाक्य है, द एंटायर वर्ल्ड इज आवर कल्चरल प्लेग्राउंड। तो एक देहे होली लीन की जो बात है, ये क्या एक नई स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म, सेल्फ ऑब्सेशन, कलेक्टिव नार्सिसिज्म की तरफ और ले जाएगी, या फिर हम ये जटिल सवाल वापस से पूछने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे समाज के शाश्वत और नैतिक शर्त क्या होने चाहिए? अगर संस्कृति को बचाना है तो वही एक प्रश्न है, ना कि ये झंझट या ये ऐतिहासिक डिबेट उत्पत्ति क्या है और पहचान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रताप। तो मेमोरियल लेक्चर्स में ज़्यादातर प्रश्न उत्तर नहीं होता है। अपूर्वानंद जी ने मुझे कहा प्रश्न उत्तर ना रखिएगा, फिर प्रताप ने कहा हमें कन्वेंशन फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो अगर एक दो सवाल हों, अभी 7:36 हुआ है, तो हम एक दो सवाल ले लेते हैं और फिर बाहर हाई टी है उसका मज़ा लेंगे, और मतलब वोट ऑफ थैंक्स भी होगा। देखिए, आज जो संकट है वो संस्कृति का नहीं है। संस्कृतियाँ तो बहुत है, इतने सारे दर्शन हैं, आप कोई भी उठा लीजिए, अगर उसकी गहनता में जाएंगे वो सब आपको एक तरह से सत्य की ओर ही ले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सवाल करें कि समाज में नैतिकता कैसे बनती है, कहाँ बनती है, एक तो जो हमारी जो संस्थाएं थी जहाँ ये सब उत्पन्न होती है, वो संस्थाएं आज सब संकट में हैं। परिवार होता था, परिवार में एक तरह से संकट है, संस्थात्मक संकट है, और इसको स्वीकारना पड़ेगा। शिक्षा में तो खैर जो संकट है वो तो उसको बात करना ही छोड़ दो। जो पब्लिक स्कूलिंग का जो फेलियर है इंडिया में, उसकी तो बहुत बहुत दिल दुखाने वाली बात है। जो हमारी धार्मिक संस्थाएं और धर्म गुरु थे, उनमें एक बड़ा बदलाव है। जो बदलाव ये है कि आपके उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे धर्म गुरु थे वो अपनी सीमाएं जानते थे। आजकल जो ज़्यादा जहन में चर्चा में आते हैं धर्मगुरु, तो हमारे समाज में देख रहे हैं, जैन समाज में, वो सब संस्कृति की सार्थकता सिर्फ इस उपयोगिता वार्तिता में ही निहित कर रहे हैं, सत्ता से जुड़ गए हैं।
एक तरह से कह लीजिए एक टीवी एंटरप्रेन्योरियलिज्म से जुड़ गए हैं। तो अगर कोई भी समाज में देखें, नैतिकता एक एग्जेम्पलरीनेस से आती है। पाठ हम सब लोग पढ़ाते हैं, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में कहता है कि भाई यूनिवर्सिटी में मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, 100% मैं कहता हूँ कि अगर टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया तो उसका उल्टा होगा। यूनिवर्सिटी के बस की बात नहीं है, ये नहीं है यूनिवर्सिटी के बस की बात। यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी ला सकती है, लेकिन नैतिकता नहीं ला सकती। गांधी का जो प्रभाव था, नेहरू का जो प्रभाव था, जो नेहरू में आस्था रखते थे, गांधी में आस्था रखते थे, वो इसलिए नहीं रखते थे कि कोई वैचारिक उनसे मतभेद तो सबके ही रहते थे, कोई गांधी हो नहीं सकता, कोई नेहरू से नहीं हो, लेकिन एक तरह से एक मूल श्रद्धा थी कि ये एक उदाहरण है एक तरह से। तो अगर उभरने की बात करें तो वो आचरण से ही निकला जाएगा। वो दर्शन में हम करते रहेंगे वाद विवाद, कोई उसकी कमी नहीं है, हर तरह का दर्शन उपलब्ध है, हर तरह का धार्मिक दर्शन उपलब्ध है, हर तरह का सेक्युलर दर्शन उपलब्ध है, लेकिन वो उदाहरण जो सबको बल दे। बच्चा भी सबसे पहले अपनी पेरेंट्स की हिपोक्रेसी से ही सबसे ज्यादा सीखता है, या अपने पेयर्स की हिपोक्रेसी से। तो वो स्तोत्र वहां ढूंढने पड़ेंगे, ये वाद विवाद में नहीं है ये स्तोत्र। इसके कोई भी संस्कृति हो, वो हर मत और हर पहचान से हमेशा ही ऊपर उठती रहती है, और जिस दिन उसने अपनी पहचान से ऊपर उठना बंद कर दिया, उस दिन वो संस्कृति एक तरह से जड़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये राष्ट्र और संस्कृति को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, तो मुझे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक लेख याद आ रहा है, राष्ट्र का स्वरूप। उसमें उन्होंने 3 बिंदु लिए थे, भूमि, जन और संस्कृति। तो जब ये उसके तत्व हैं, तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी कैसे हो सकते हैं? मैं संस्कृति को राष्ट्र का स्वरूप नहीं मानता हूँ, क्योंकि संस्कृति का जो मूल आधार है वो वैचारिक है, वो दार्शनिक है, सौंदर्य कला से वास्ता रखता है, और अगर वो वाकई उस स्वरूप को नियोजित करना चाहता है तो वो किसी एक का नहीं हो सकता। जिस दिन आपने एक पहचान लगा दी संस्कृति के आगे में, वेस्टर्न कल्चर, हिंदू कल्चर, इस्लामिक कल्चर, आप समझ लीजिए आप पहचान की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो वाकई शाश्वत सत्य है तो वो सारे मानवता की प्रॉपर्टी है। प्लेटो हो, कुरान हो, कुछ भी हो, इसलिए नहीं कि वो एक मिश्रण है, ये सब एक तरह से सत्य के साधन है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि संस्कृति राष्ट्रवाद का आधार बने। अगर राष्ट्रवाद का आधार बनाया संस्कृति को, राष्ट्रवाद संस्कृति को खा जाएगी। आज धर्म और राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धा है। हम कहते हैं नेशनलिज्म इज यूजिंग रिलीजन, लेकिन वास्तविकता यह है कि नेशनलिज्म इज ईटिंग अप रिलीजन। नेशनलिज्म कहता है हम बताएंगे मृत्यु का मतलब क्या होता है, धर्म नहीं बताएगा मृत्यु का मतलब क्या होता है। हम बताएंगे आप किस शाश्वत मूल से जुड़े हैं, सत्य से नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम से नहीं, राष्ट्र की शाश्वतता से जुड़े। तो वो हमेशा द्वंद रहेगा। ओके, मैं प्रताप का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोग चाय पे चर्चा कर सकते हैं। मैं अपूर्वानंद जी को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आज के शाम कम से कम यह तय हुआ कि संस्कृति पर बिना रक्तपात के बातचीत की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप भानु मेहता। जब प्रताप बोल रहे थे तो मुझे जवाहरलाल नेहरू का ही एक वाक्य याद आ रहा था। उनसे पूछा गया कि आज़ादी के बाद कि भारत की समस्या क्या है, और नेहरू ने कहा कि सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मैं दरअसल 35 करोड़
व्यक्तियों के बारे में सोचता हूँ, जो सब अलग अलग दिल और दिमाग हैं। इसलिए इन सारे दिलों और दिमागों में क्या चल रहा है, उसके बारे में निश्चयपूर्वक कैसे कहा जा सकता है। और दूसरी बात, नेहरू की, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, उनके पास आए और उनसे एक सभा में आने का अनुरोध किया। नेहरू ने उनसे कहा कि आप मुझे एक सभा में बुलाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उस सभा का क्या करूं जो मेरे मन के अंदर चल रही है। तो प्रताप जिस विखंडन की बात कर रहे थे या जिस द्वंद्व की बात कर रहे थे, नेहरू पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो एक ताकतवर राजनेता नहीं थे। और वो ठीक ही था, क्योंकि उनको इन 35 करोड़ दिलों और दिमागों से रिश्ता कैसे बनाया जाए, इसकी फिक्र, और दूसरे, हमेशा अपने आप को लेकर संदेह कि क्या हम हर चीज को पूर्णता में जान भी सकते हैं। तो प्रताप भानु मेहता ने जो आज व्याख्यान दिया है वह समाप्त नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में हम सारे लोग इसके बाद इस पर और भी विचार करते रहेंगे, और यही इस व्याख्यान की सफलता है। प्रताप भानु मेहता का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ आए, शांतिपूर्वक बैठे रहे, और फ़ोन सिर्फ एक बार बजा और अब फिर बजना शुरू हुआ है। आप सारे लोग चाय पर आमंत्रित हैं।